जेठानी के आंसुओं को पोंछने आई देवरानियां। ये प्यारी सी साड़ी मेरी पत्नी आरती के लिए। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत थी। अरे बहू, जरूरत कैसे नहीं थी, तो इस घर की बड़ी बहू है, तेरा तो हक बनता है। चला बैठ हमारे साथ। अरे आज हमेशा की तरह सब एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। आप सब लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं, भगवान करे ऐसा ससुराल सबको। तभी अचानक शकुंतला एक बाल्टी पानी लेकर आरती के मुंह पर फेंकती है और आरती के सारे सपने टूट जाते हैं। आरती घबराकर उठकर बिस्तर पर बैठती है। पानी पानी, ये क्या किया बाजी आपने? और कितनी देर सोती रहेगी? मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। सूरज सर पर है और महारानी की नींद नहीं खुल रही। चलो और नाश्ता बनाओ सबके लिए। इतना कहकर शकुंतला वहाँ से चली जाती है। मेरे सपने सिर्फ टूटने लायक ही हैं। सपनों में ही सब अच्छे, असलियत में तो सब मेरे साथ बस नौकरानी जैसा बर्ताव करते हैं, बहू जैसा नहीं। खुद से बड़बड़ाते हुए आरती बिस्तर से उठती है और नहा धोकर किचन में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाने लगती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना कब मिलेगा? हाँ, हमें ऑफिस जाने में भी देर हो रही है। अरे आज खाना मिलेगा। अगर हाथ नहीं चल रहा तो मुझे बता दे, ऐसा हाथ तोड़ूंगी कि अच्छे से चलने लगेगा। डाइनिंग टेबल पर बैठी शकुंतला की बात सुनकर किचन में काम कर रही आरती घबरा कर कहती है, नहीं मम्मी जी, नाश्ता बन गया है, मैं अभी आ रही हूँ। इतना कहकर आरती तुरंत नाश्ता लेकर जाती है और टेबल पर सर्व करती है और सभी को नाश्ता करवाती है। हम लोग पहले खा ले, उसके बाद तू भी बचा खुचा खा लेना। जी माँ जी, मैं बाद में ही खाऊंगी हमेशा की तरह। चल चल, अब ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। हाँ चल जा, अब सबके लिए चाय लेकर आ। श्यामलाल की बात सुनकर आरती श्यामलाल के लिए चाय बनाती है और खुद बिना नाश्ता किए कपड़े धोने लगती है। घर में वॉशिंग मशीन होने के बावजूद मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। हे भगवान, क्या मुसीबत है। आरती 2 बाल्टी कपड़े धो रही थी कि तभी वहाँ शकुंतला 1 बाल्टी कपड़े लेकर और आ जाती है। ये पकड़, इसमें मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, अच्छी तरह से धोना। अगर एक भी साड़ी फटी ना तो तुझे मार मार कर फटीचर बना दूंगी। मम्मी जी, मैं ये कपड़े धो देती, लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े धो चुकी हूँ। अब मेरे हाथ भी दर्द हो रहे हैं और सर्द की वजह से चुभने भी लगे हैं। मैं इन कपड़ों को कल धो दूंगी। वाह, बड़ी महारानी कल धो देंगी बोलने वाली। अगर अपने घर वालों से मांग कर एक वॉशिंग मशीन ले आती तो कपड़े हाथ से ना धोने पड़ते। ना कुछ लेकर आई है और बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़नी है, बेशर्म कहीं की। इतना कहकर शकुंतला वहाँ से चली जाती है और आरती परेशान होकर रोते हुए कपड़े धोने लगती है। अब इन सब में मेरी क्या गलती है? मेरे माँ बाप ने तो इतनी चढ़ बढ़कर शादी करवाई थी, उसके बाद भी इन्हें चीजें कम लगी तो मेरे गरीब माँ बाप भी क्या कर सकते? क्या आज भी दहेज बहू से बढ़कर होता है? आरती रोते हुए अपने कटे हाथों से ही कपड़े धोने लगती है और फिर कुछ देर बाद दोपहर को आरती जब खाना खाने बैठती है तब, भाभी आप मेरे लिए जल्दी से कोल्ड कॉफी बना दो, बहुत गर्मी लग रही है। मैं अभी कॉलेज से आई हूँ। नंद जी, मैं अभी खाना खाने बैठी हूँ, खाकर बना दूंगी। अगर 10 मिनट बाद खाना खा लीजिएगा ना तो मर नहीं जाएंगी। मुझे गर्मी लग रही है, अभी के अभी मुझे कोल्ड कॉफी बना कर दीजिए। हाँ ठीक है, अभी बनाती हूँ। आरती खाना अधूरा छोड़कर तुरंत किचन में जाती है और कोल्ड कॉफी बनाकर नेहा के कमरे में ले जाकर नेहा को देती है। नेहा जैसे ये घूंट पीती है, ये कॉफी है या पानी? इतना कहकर नेहा कॉफी जमीन पर फेंक देती है। ये आपका गरीब मायका नहीं जहाँ आप दूध में मिलावट करे। चाहिए मेरे लिए अच्छी और पूरे दूध की कॉफी बनाकर लाइएगा, समझी? जी ठीक है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। अगर माँ ने जमीन गंदी देखी तब मुझे ही डांटेंगी और फिर मुझे साफ करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इनसे करवा लेती हूँ। कॉफी बनाने से पहले से साफ कीजिए, उसके बाद कॉफी बनाइएगा। नेहा की बात सुनकर आरती पहले जमीन पहुंचती है और फिर नेहा को दोबारा कोल्ड कॉफी बनाकर देती है। दरअसल आरती अपने मायके से दहेज नहीं लाई थी, जिसकी वजह से उसे नंद से लेकर देवर तक हर एक इंसान ताने मारता था और नौकरानी जैसा बर्ताव करता था। इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर एक दिन, ये सारी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं, अब मैं इन्हें नहीं पहनूंगी। एक काम कर कमला, तू इन्हें ले जा। दीदी, मैं ले जाती, लेकिन ये साड़ियाँ तो बहुत ज्यादा पुरानी हो गई और काफी ज्यादा फट भी गई हैं। अच्छा चल ठीक है, तू रहने दे। मेरी वो नौकरानी जैसी बहू है ना, उसी को दे दूंगी। उसे कहाँ कहीं जाना होता है। शकुंतला नौकरानी की तरह रखी हुई अपनी पुरानी साड़ियां लेकर कमरे में पोछा लगा रही आरती के पास जाती है। ये ले, ये मेरी पुरानी साड़ियां हैं, इन्हें पहन लेना तू। लेकिन मम्मी जी, ये साड़ियाँ तो बहुत ज्यादा पुरानी हैं और साड़ियों में
छेद भी है, मैं कैसे पहनूंगी? हा, देखो देखो कैसे जुबान चल रही है। बोल तो ऐसे रही है जैसे अपने मायके में रोज नए कपड़े पहनती थी। माँ बाप के पास देने को दहेज नहीं है, लेकिन बेटी की जुबान नखरों से भरी है। शकुंतला की रूह कपा देने वाले ताने सुनकर आरती चुप होकर पोछा लगाने लगती है। इसी तरह फिर रात को। आ गया तू ऑफिस से? जा अब जाकर ऊपर अपनी उस गरीब पत्नी को भी बोल दे उठकर तेरा खाना दे देने। मनहूस कहीं की एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई है अपने मायके से। उफ माँ, अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, ऑलरेडी सिर दर्द कर रहा है। आप उसका गुस्सा मुझ पर मत निकालो। आपने शादी करवाई थी ना, मुझे क्यों सुना रही हो? अरे तो मुझे क्या पता था ऐसा कंगाल घर हाथ लगेगा। शकुंतला की बात सुनकर अभिषेक इरिटेट होकर कमरे में जाता है, जहां आरती जमीन पर बैठकर ड्रेसिंग टेबल साफ कर रही थी। तुम्हारा ये ड्रेसिंग टेबल साफ करने का नाटक खत्म हो गया हो तो निकलो इस कमरे से। जब से आई हो तब से लोगों की चपड़ चपड़ सुननी पड़ती है मुझे। अगर अपने मायके से कुछ ले आती तो क्या चला जाता तुम्हारा? अचानक अभिषेक की आवाज सुनकर आरती के हाथ कांप जाते हैं और उसके हाथ से कपड़ा नीचे गिर जाता है। जी इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने क्या किया? देखो मेरा सिर ऑलरेडी दर्द कर रहा है, चुपचाप इस कमरे से बाहर चली जाओ वरना मेरा हाथ वाथ उठ जाएगा। तो मुझे कुछ मत कहना फिर। अभिषेक की बातें सुनकर आरती रोते हुए अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और किचन में जाकर काम करने लगती है। क्यों मेरे साथ ही? आखिरकार ये सब क्यों होता है? हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप कर दिया था जो ना मेरे पति मुझसे प्यार करते, ना ही ससुराल में कोई इज्जत देता है। ना जाने कौन मेरी तकलीफों को समझेगा, मेरे आंसुओं को पोंछेगा। आखिरकार कौन? आरती रोते रोते पूरी रात अकेले किचन में काट देती है और फिर इसी तरह एक दिन। आज शाम को सभी लोग पूजा में जाने वाले, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। एक काम करती हूँ, मम्मी जी से थोड़े पैसे मांग लेती हूँ। ये सोचकर आरती सोफे पर बैठी शकुंतला और नेहा के पास पहुंचती है। मम्मी जी, वो दरअसल मेरे कपड़ों में एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं कोई सस्ती सी साड़ी ही ले आऊंगी। तेरे ऊपर बर्बाद करने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जो मैंने पुरानी साड़ियाँ दी थी ना, वही पहन लेना। वैसे भी तुझे कोई देखेगा तो है नहीं, गरीब कहीं की। हाँ, और वैसे भी भाभी आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप नई नवेली अच्छे चमकते हुए कपड़े पहने। नेहा और शकुंतला के ताने सुनकर आरती परेशान होकर किचन में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन आरती के दोनों देवर का रिश्ता आता है। माँ, अभी तक आपने लड़की को देखा भी नहीं है और रिश्ता तय करने की बात कर रही हो। हाँ, तो लड़की देखने में अच्छी है, सुंदर है, दहेज भी इतना लेकर आएगी। बाकी सब तो मिलकर तर्ज कर ही लेंगे। लेकिन माँ, इस तरह से दहेज के लालच में शादी करना अच्छी बात थोड़े ना है। लेकिन जो लड़कियां दहेज लेकर नहीं आती उनकी ससुराल में इज्जत भी तो नहीं रहती है। अब तू अपनी भाभी को ही देख ले। अरे और नहीं तो क्या, ऊपर से तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया क्यों है जब शादी में कुछ मिले ही नहीं है? श्यामलाल और शकुंतला मिलकर दहेज के चक्कर में कार्तिक और राघव की शादी तय कर देते हैं। वहीं बच्चों को भी दहेज की अच्छाइयां बताकर उनका भी माइंड वॉश करते हैं। इसी तरह एक दिन, माँ कल मेरी ऑफिस के स्टाफ के साथ एक छोटी सी पार्टी है, सब अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं, कल मैं भी वहां जाऊंगा। अभिषेक जी, क्या मैं भी आपके साथ पार्टी में चल सकती हूँ? तुझे मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है ना तेरे पास पहनने के ढंग के कपड़े हैं, ना ही बात करने की तमीज है, गरीब कहीं की। इतना कहकर अभिषेक वहां से चला जाता है और आरती उदास हो जाती है। इसी तरह फिर एक दिन, जी मैं सोच रही थी कि एक बार इशिता और करिश्मा के माँ बाप से मिलाऊं शादी से पहले। लेकिन क्या जरूरत है मिलने जाने की, रिश्ता तो तय हो ही गया है ना। अरे बड़े बेटे की शादी में तो कुछ मिला नहीं, कम से कम छोटे बेटे की शादी में तो कसर पूरी कर लूं। जब वो लोग खुद इतना सब कुछ दे ही रहे हैं, अगर हम कुछ मांगेंगे तो वो भी अच्छे से देंगे। क्या दिमाग चलता है तुम्हारा? ठीक है, कल ही हम शगुन देने के नाम पर जाएंगे उनके घर। ये फैसला लेकर शकुंतला और श्यामलाल दोनों अगले ही दिन शगुन देने के नाम पर अपने होने वाली दोनों बहुओं के घर पहुंचते हैं। अरे समधन समधी जी, आप दोनों आइए आइए बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ? आप सब बैठिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मनीष श्यामलाल और शकुंतला को सोफे पर बिठाते हैं और मीनाक्षी चाय नाश्ता लाकर सभी की मेहमान नवाजी करती हैं। अरे देखिए, मुझे आप दोनों से कुछ बातें करनी थी, थोड़ी जरूरी है। हाँ हाँ करिए करिए, क्या बात है? आप लड़के वाले हैं, आपका हुक्म सिर आंखों पर। हम अपने दोनों बेटों की शादी कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि समाज में हमारी थुथु हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को गिफ्ट में थार दें। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, आप लोग बस फरमाइश बताइए, हमारी बेटियों पर तो हम सब लुटा सकते हैं, आखिरकार ये सब उन्हीं का तो है। चलिए, कम से कम आपके पास दिमाग तो है, आप लोगों की वजह से समाज में हमारी थोड़ी इज्जत रह जाएगी। हाँ, और बस 60-70 लाख नगद में दे दीजिएगा।
इस तरह श्यामलाल शकुंतला अलग अलग तरह से मनीष और मीनाक्षी से दहेज मांगते हैं और वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और धूमधाम के साथ कार्तिक और राघव की शादी करवा दी जाती है। और फिर गृह प्रवेश के वक्त बाहू, तुम दोनों अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। इशिता बहू तुम बड़ी हो, पहले तुम गृह प्रवेश करना और फिर करिश्मा बहू तुम। सभी की बातें सुनकर इशिता और करिश्मा एक एक करके गृह प्रवेश करती हैं और सभी मेहमानों के बीच सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। मानना पड़ेगा शकुंतला जी, आपको बड़े बेटे की सारी कसर दोनों छोटे बेटों की शादी में पूरी कर ली आपने। हाँ, और नहीं तो क्या, एक से बढ़कर एक चीज मिली है, ऊपर से इतनी बड़ी कार भी। अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है, कल मुंह दिखाई में आइएगा आप सब, फिर दिखाऊंगी असली गिफ्ट। पूरा घर सजा हुआ था। सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी हाथ में पानी का गिलास लेकर फटी पुरानी साड़ी पहनकर आरती आती है। ये लीजिए आंटी जी पानी। इशिता और करिश्मा, लो तुम दोनों भी पानी पी लो, थक गई होगी। मम्मी जी आपने बताया नहीं था कि घर में नौकरानी भी है। ये हमारे घर की नौकरानी नहीं बल्कि तुम्हारी जेठानी है। ये सुनते ही करिश्मा और इशिता तुरंत आरती के पैर छूती हैं। अरे देवरानी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, देवरानी बहनों की तरह होती है, आप दोनों मेरे पैर मत छूइए। अच्छा, रात काफी हो गई, तुम दोनों जाकर अपने अपने कमरे में सो जाओ, कल सुबह पहली रसोई भी है तुम दोनों की। शकुंतला की बात सुनकर दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और कुछ देर में सभी मेहमान भी चाय नाश्ता करके अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर क्यों, तुझे ज्यादा अपनी देवरानियों की नजर में अच्छी बनने का शौक है? ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, तेरी औकात इस घर में बदलने वाली नहीं है। सोचना भी मत कि जेठानी बन गई हूँ तो हुक्म चलाऊंगी। नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। हाँ, तू सोच भी नहीं सकती, क्योंकि जितने पैसे तूने एक साथ कभी देखे भी नहीं होंगे ना, उससे ज्यादा तेरी देवरानियां दहेज में लेकर आई हैं। चल अब काम कर। शकुंतला आरती को ताने मारकर चली जाती है और आरती काम करके अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इसी तरह फिर अगली सुबह आज हमारी पहली रसोई है, जेठानी जी से पूछकर कुछ टेस्टी सा बना लेते हैं। हाँ, उन्हें तो सब कुछ बनाना आता ही होगा। इशिता और करिश्मा आपस में बातें कर रही थी कि तभी फटी पुरानी सी साड़ी पहनकर आरती वहां आ जाती है। जेठानी जी, आपने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कल भी आपने पुरानी साड़ी ही पहन रखी थी, लेकिन क्यों? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलिए मैं आप दोनों को खाना बनाना सिखा देती हूँ, आज आप दोनों की पहली रसोई है ना। दीदी हमें खाना बनाना तो आता है, बस आप गाइड कर दीजिएगा, यहाँ के लोगों का टेस्ट बट हमें नहीं पता ना। इशिता की बात सुनकर आरती दोनों बहुओं की पहली रसोई में मदद करती है और तीनों बहुएं मिलकर सभी के लिए तरह तरह के पकवान बनाकर सभी को खिलाती हैं। वाह भाभी और इशिता, तुम दोनों ने तो बहुत टेस्टी खाना बनाया है। हाँ बहू, खाना सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया है तुम दोनों ने। अरे बहू, ये लो मेरी तरफ से तुम दोनों की पहली रसोई का छोटा सा तोहफा। इतना कहकर श्यामलाल सोने के कंगन निकालकर अपनी दोनों बहुओं को देता है। अरे नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है पापा जी। अरे बहू मना मत करो, अरे तुम दोनों इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो, और अब क्या कोई अपनी बेटी को तोहफे में भी नहीं दे सकता। ये सुनते ही दोनों खुश हो जाती हैं और इस तरह दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म पूरी होती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और दोनों देवरानी अपनी जेठानी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियां संभालने लगती हैं। अरे सब्जी में इतना नमक किसने डाला? जरूर तूने ही किया होगा, खुद के मायके में तो नमक खाने के पैसे नहीं थे, अब सारा ससुराल से ही बस मिलेगा। क्या लालची कहेंगी, पता नहीं माँ ने क्या सिखा कर भेजा है। मम्मी जी, इसमें जेठानी जी की कोई गलती नहीं है, दरअसल सब्जी में नमक हमने डाला है। अच्छा कोई बात नहीं बहू, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, अगली बार से ध्यान रखना। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है। धीरे धीरे इसी तरह दोनों देवरानियां घर में हो रहे भेदभाव को नोटिस करने लगती हैं। और फिर एक दिन, दीदी आपको ऐसा नहीं लगता कि मम्मी जी जैसा बिहेवियर हमारे साथ करती हैं वैसा बड़ी दीदी के साथ नहीं करती हैं? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्यों? मैंने मुंह दिखाई में सुना था शायद दीदी दहेज कम लेकर आई थी, इस वजह से ये लोग ऐसा करते हैं उनके साथ। ऐसा थोड़ी ना होता है, जो दहेज ना लेकर आए उसे नौकरानियों जैसा ट्रीट किया जाए। मेरे ख्याल से अब हमें दीदी का साथ देना चाहिए, हम इनकी जुबान में ही इन्हें सबक सिखाएंगे। ये फैसला लेकर दोनों देवरानियां अगले दिन से अपनी जेठानी का साथ देना शुरू कर देती हैं। अरे बहू, तुम दोनों क्यों काम कर रही हो? ये है ना, इसे करने दो। नहीं मम्मी जी, ये हमारी जेठानी और घर संभालना अकेले सिर्फ उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। जो जैसा होता है उसे उसी तरह ट्रीट करते, ज्यादा इज्जत नहीं देते। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, ये हमारी जेठानी है और जेठानी बहन समान होती है। करिश्मा और इशिता की बात सुनकर शकुंतला मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। आप दोनों मेरा साथ देकर मम्मी जी से क्यों मुसीबत मोल ले रही हैं? आप जाइए, मैं काम कर लूंगी। नहीं जेठानी जी, हम अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए नहीं देख सकते।
इतना कहकर करिश्मा और इशिता दोनों आरती के साथ काम में हाथ बटाने लगती हैं। इसी तरह फिर शाम को अरे ओ कामचोर, जा मेरी बहुओं के लिए ताजा ताजा आम रस बना कर ला। जी मम्मी जी। नहीं जेठानी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, हमें अगर आमरस पीना होगा तो हम खुद पी लेंगे। बहू, मैं तुम दोनों से इतने अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन तुम दोनों हमेशा मुझे इसके चक्कर में उल्टा जवाब देती हो। आखिरकार तुम दोनों चाहती क्या हो? यही कि जैसा बर्ताव आप हमारे साथ करती हैं, ठीक वैसा ही आप जेठानी जी के साथ भी करें। जब कुछ पता नहीं हो तो ज्यादा नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है तुम दोनों को मेरे खिलाफ भड़का कौन रहा है। इतना कहकर शकुंतला गुस्से में वहां से चली जाती है। और फिर इसी तरह अगले दिन क्योरी करमजली, तू ही भड़का रही है ना अपनी देवरानियों को मेरे खिलाफ। रुक, बताती हूँ तुझे। इतना कहकर शकुंतला जानबूझकर आरती को और परेशान करने लगती है और साथ ही हाथ भी उठाती है। जब ये सब देवरानियों को पता चलता है तो लगता है इस तरह काम नहीं चलेगा। हमारे साथ देने की वजह से जेठानी जी पर और जुल्म हो रहे हैं। हाँ, हमें सबके सामने जेठानी जी की बुराई करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। हम अब सामने से नहीं बल्कि छुप कर जेठानी जी का साथ देंगे। ये फैसला लेकर अगले दिन से दोनों देवरानी घर वालों के सामने जेठानी की बुराई शुरू कर देती हैं। तुझे कुछ आता भी है या नहीं? मनहूस कहीं की, जब से घर में आई है मनहूसियत फैला रखी है। सही कहा मम्मी जी आपने, हम तो पागल हो गए थे पहले जो इनका साथ दे रहे थे। ये इसी लायक है। सच कहा, जेठानी जी को तो कुछ आता जाता भी नहीं है, देखकर भी घर की नौकरानी ही लगती हैं। अचानक ये दोनों सुधर कैसे गई? खैर जो भी हो, अच्छा हुआ ये अब मेरी तरफ है। छोड़ो बहू, उनके पीछे अपना टाइम बर्बाद मत करो। चलो हम दोनों टीवी देखते हैं। और तू शक्ल क्या देख रही है? जा जाकर किचन में काम कर। शकुंतला की बात सुनकर आरती किचन में आकर रोने लगती है। मुझे लगता था मेरी देवरानी अब मेरा साथ देगी, लेकिन उन्होंने भी गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। अब इस घर में मेरा कोई भी नहीं है। आरती रोते हुए जैसे तैसे किचन का सारा काम करती है और अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन जब कोई भी घर पर नहीं होता है तो जेठानी जी, आप कपड़े धोना बंद कीजिए और हमारे साथ बाहर चलिए। नहीं, मुझे नहीं जाना। आप लोगों को तो मैं गंवार बेवकूफ लगती हूँ, तो फिर मुझे आप अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हैं? जाइए मम्मी जी के साथ बैठकर मेरी बुराई कीजिए। ओहो जेठानी जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? हम दोनों तो इनडायरेक्टली आपका साथ दे रहे थे ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो। और अब चलिए जल्दी हम शॉपिंग पर चलते हैं। करिश्मा की बात सुनकर आरती हल्का सा मुस्कुराती है और थोड़े कंफ्यूजन के साथ अपनी देवरानियों के साथ शॉपिंग पर पहुंचती है। ये देखिए जेठानी जी, ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन इतनी महंगी साड़ी? अरे जेठानी जी, आप हमारी जेठानी नहीं बल्कि बहन है। बहन और बहन के लिए क्या सस्ता क्या महंगा। आपको जो पसंद आए आप ले लीजिए। इस तरह इशिता और करिश्मा मिलकर आरती को शॉपिंग करवाती हैं और तीनों वापस आते वक्त स्ट्रीट फूड खाते हैं। भैया थोड़ी लाल चटनी दीजिए ना, तो मोमो खाने का मजा आएगा। अरे बस कीजिए दीदी, अब ठेले वाले की पूरी चटनी खा जाइएगा क्या? ओहो देवरानी जी, आप कितनी मजाकिया हैं। आरती पहली बार अपनी देवरानियों के साथ खुलकर हंसती है और तीनों बहनों की तरह साथ घूमती है और मस्ती करती है और सभी के घर लौटने से पहले खुद घर पहुंच जाती है। इसी तरह फिर एक दिन, तुझे कुछ आता ही नहीं है, तुझे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, कंगाल कहीं की, घर में न जाने कितना सुनना पड़ता है, बेशरम, निकल जा मेरी आंखों के सामने से। अभिषेक आरती को बहुत डांटता है और आरती रोते हुए एक अंधेरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। ये सब देखकर उसकी देवरानियां भी पीछे पीछे जाती हैं। देवरानी जी, हमने सोचा था कि बड़े भैया एटलीस्ट आपका साथ देते होंगे, लेकिन वो भी आपका साथ नहीं देते। हाँ, लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम है ना आपकी देवरानियां। अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। चलिए आंसू पोंछिए। सच में एक आप ही है जो मुझे समझती है, मेरी आंसुओं की कदर करती है। बाकी सबकी नजर में तो मैं एक गरीब बिना दहेज लेकर आने वाली बहू हूँ। इतना कहकर आरती रोते रोते अपनी देवरानियों की गोद में सिर रखती है और करिश्मा इशिता दोनों आरती के सिर पर प्यार से हाथ फेरती हैं। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। सब कुछ नॉर्मल हो रहा था कि तभी शकुंतला को इन सब के बारे में पता चल जाता है। देवरानियों का साथ है, इसीलिए अकड़ कर कैसे खुश होकर काम कर रही है। इसे लगता है जैसे मैं तो बेवकूफ हूँ। अभी बताती हूँ। शकुंतला तुरंत एक चिमटा गर्म करती है और अचानक आरती के हाथ में छुआ देती है। मुंह बंद कर अपना। और हाँ, अब ये अपनी देवरानियों को बताने की जरूरत नहीं है, वरना तेरा इस घर में जीना मुश्किल कर दूंगी। मम्मी जी, मैं उन्हें कहाँ कुछ बताती हूँ, और वैसे भी वो दोनों तो मेरी खुद कितनी बुराइयां करती हैं। मुझे बेवकूफ समझाए क्या? ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, सब पता है मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है और क्या नहीं। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है और आरती किचन में एक कोने में बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, अब मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। सहते सहते अब मैं थक चुकी हूँ और नहीं
ये सब नहीं सह सकती। आरती के रोने की आवाज बाहर तक जाती है, जिससे दोनों देवरानियां घबराकर तुरंत किचन में आती हैं। क्या हुआ जेठानी जी, आप ठीक तो हैं? जेठानी जी आप क्यों रो रही हैं? मम्मी जी ने क्या कर दिया आपके साथ? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया। बस बहुत हो गया, अब आपको हमें सच्चाई बतानी पड़ेगी। आखिरकार पूरी बात क्या है? आरती रोते हुए भावुक होकर करिश्मा और ईशिता को सच्चाई बताने लगती है। दरअसल जब मेरी शादी तय हुई थी तो शादी के मंडप में मेरा इतना पढ़ा लिखा अमीर घर का बेटा है, आप क्या उसे उस 2 कौड़ी के सोने की चेन में निपटाना चाहते हैं? अरे कम से कम 50 लाख रुपए और गाड़ी तो देनी पड़ेगी ना। देखिए, इतनी जल्दी हम ये सब कैसे जुगाड़ करेंगे? हमें सब नहीं पता, लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी ये शादी नहीं होगी। देखिए ऐसा मत कीजिए, पूरी बिरादरी में हमारी बहुत बेइज्जती होगी। हम पैसों का इंतजाम करते हैं, आप शादी होने दीजिए। शकुंतला थोड़ा सोचती है और सीमा की बात मान जाती है। शादी खत्म होती है, लेकिन श्यामलाल और सीमा मिलकर सिर्फ 40 लाख का ही इंतजाम कर पाते हैं। इसमें तो सिर्फ 40 लाख रुपए हैं, बाकी के 10 लाख कहाँ हैं? देखिए, हम जैसे गरीब इंसान इतने पैसे बहुत मेहनत से जुटा पाए हैं और पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। इसके बाद मम्मी जी मुझे विदाई करवा कर यहाँ तो ले आई, लेकिन कभी बहू माना ही नहीं। शुरुआत से बस नौकरानी मानकर घर का काम करवाया है। तो फिर आपने कभी अपने मायके वालों को इस बारे में क्यों नहीं बताया? उन्हें बताकर क्या फायदा, उन्होंने तो मेरी शादी करवाकर बस अपने सर का बोझ हटाया है। जेठानी जी आप अभी फोन करके देखिए, क्या पता उनकी सोच बदल गई हो। करिश्मा की बात सुनकर आरती रोते हुए अपने मायके फोन करती है। माँ, मैं और ये सब नहीं सह सकती, आप कुछ करो, मैं यहाँ और नहीं रह पाऊंगी। ये लोग मुझे बहुत मारते और टॉर्चर भी करते हैं। देख बेटी, मायके से लड़कियों की डोली उठती है और ससुराल से अर्थी। तू थोड़ा सा सह ले, एक दिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर सीमा फोन रख देती है और तभी उसकी देवरानियां फैसला लेती हैं। बस बहुत हो गया जेठानी जी, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। अब आपके आंसू पोंछने के लिए आपकी देवरानियां आ गई हैं। अब हम आपका साथ देंगे और सबकी अकल ठिकाने लाएंगे। किचन में हो रही सारी बातें किचन के बाहर खड़ी शकुंतला और श्यामलाल सुन लेते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये दोनों हमारी नई बहुएं काफी अमीर और चालाक भी है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, इन्हें तो मैं सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर शकुंतला कुछ बड़ा सोचने लगती है, लेकिन किसी को बताती नहीं। और फिर अगले दिन रात को मम्मी जी जेठानी जी कहाँ है? हमने पूरे घर में उन्हें ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रही। बहुत तुम दोनों क्यों परेशान हो रही हो? वो अपने मायके गई है। अच्छा, तो फिर उनका फोन क्यों नहीं लग रहा? अरे फोन स्विच ऑफ हो गया होगा। तुम दोनों क्यों परेशान हो रही हो? रात काफी हो गई है, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। शकुंतला की बात सुनकर दोनों अपने कमरे की ओर आगे बढ़ने लगती हैं और सोचने लगती हैं। जेठानी जी को मम्मी जी मायके भेज देंगी, वो भी इतनी आसानी से? ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी जी ने ही जेठानी जी को छुपाया है और उन्हें पता चल गया है कि हम जेठानी जी का साथ दे रहे हैं। दोनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी एक दरवाजे के सामने नीचे जमीन पर उनके पैरों तले साड़ी का पल्लू आता है। अरे ये तो जेठानी जी की साड़ी है। मतलब कि मम्मी जी ने जेठानी जी को यहाँ रखा है। छी, मम्मी जी इतना गिर जाएंगी सोचा नहीं था। ये सोचते ही दोनों घबरा जाती हैं और तुरंत चुपके से शकुंतला के कमरे से चाबी चुराती हैं और वापस आकर गेट खोलकर अंदर जाती हैं, जहां जमीन पर बैठकर आरती रो रही थी। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। जेठानी जी आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? ये सब कैसे हुआ? कब मम्मी जी ने आपको कमरे में बंद किया था और क्यों? मम्मी जी को लगता है कि आप उनकी बहू होने के बावजूद मेरा साथ दे रहे, इस वजह से उन्होंने मुझसे बदला लिया। तभी वहां श्यामलाल और परिवार के बाकी सदस्य भी आते। बहू, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे ये दरवाजा खोलने की? तभी इशिता वहां एक बड़ा डंडा उठाकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। बस बहुत हो गया, आप लोगों को अब इस कमरे के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। आरती की देवरानी इशिता दरवाजे पर डंडा लेकर खड़ी हो जाती है, तो वहीं देवरानी करिश्मा आरती के आंसू पोंछती है। बस बहुत हो गया, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट मम्मी जी की सोच नहीं सुधार सकते, लेकिन शुरुआत घर के लोगों से जरूर कर सकते हैं। यह सोचकर करिश्मा और इशिता अगले ही दिन नेहा से बात करने का फैसला लेती हैं कि तभी दोपहर को। मम्मी, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर लव मैरिज हुई तो दहेज कम देना होगा। ठीक है बेटी, अगर तूने लड़का पसंद किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। हाँ, लेकिन फिर भी हम एक बार लड़के से मिलना चाहेंगे, उसके बाद ही तेरी शादी तय होगी।
श्यामलाल की बात सुनकर नेहा खुश हो जाती है और अगले दिन नेहा अपने बॉयफ्रेंड के परिवार वालों से सभी को मिलवाती है और रिश्ता तय हो जाता है। इसी तरह फिर एक दिन रात को। नंद जी, आपकी शादी तय हो गई है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहिए भाभी, क्या बात है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जेठानी जी के साथ अन्याय हो रहा है? एक दहेज के चक्कर में उन पर जुल्म किया जा रहा है। हाँ, तुम्हारी भी शादी तय हो गई है, और अगर तुम्हारे ससुराल में दहेज को लेकर अगर कोई तुम्हारे साथ ये सब करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? एक बार सोचना जरूर। इतना कहकर करिश्मा और इशिता वहां से चली जाती हैं और नेहा दोनों की बातों को अनदेखा करके सो जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी गंदी चाय बनाने की? इतना कहकर कौशल्या चाय नेहा के मुंह पर फेंक देती है। मम्मी जी, आपने क्या किया? मेरा मुंह जल रहा है। अरे तो इसी लायक है, लव मैरिज करके तो मेरा बेटा फंस गया, दहेज तो लेकर आई नहीं है अपने घर से, अब काम करने में भी मौत आ रही है। इतना कहकर विक्रम नेहा का हाथ मोड़ने लगता है। तभी नेहा की अचानक नींद खुलती है। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक सेकेंड, ये सारी चीजें तो हम भाभी के साथ कर दे। भाभी को भी ना जाने कितना दर्द होता होगा। यह सोचकर नेहा अगले ही दिन तुरंत अपनी तीनों भाभियों के पास पहुंचती है। भाभी, मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस घर से मेरी विदाई होने तक बड़ी भाभी को इंसाफ मिल जाए। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारा साथ देने के लिए मान गई। हाँ, मैं और आपका साथ दूंगी। और आरती भाभी, मैंने अभी तक आपके साथ जितनी भी बदतमीजी की है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। इस तरह नेहा भी अपनी बड़ी भाभी आरती से माफी मांगती है और सभी से हाथ मिलाकर आरती को इंसाफ दिलाने का फैसला लेती है। दिन बीतते हैं और प्लानिंग प्लॉटिंग भी जोरों शोरों से चलती है। हमें कुछ प्रूफ इकट्ठा करने के लिए अपने मायके भी जाना होगा। हाँ, हमारे घर में कैमरा लगा हुआ है, और जब मम्मी जी हमारी माँ से मुंह खोलकर दहेज मांग रही थी तो वो भी रिकॉर्ड हुआ होगा। ठीक है भाभी, आप दोनों मायके जाइए, मैं बड़ी भाभी के साथ रहूंगी। कल मेरी विदाई के साथ हम भाभी को इंसाफ दिलाएंगे। नेहा और सभी हाथ मिलाते हैं। दोनों देवरानियां मायके जाकर प्रूफ इकट्ठा करती हैं और अगले ही दिन नेहा की शादी के दौरान। मानना पड़ेगा, आपने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की है। अरे अभी ये तो कुछ भी नहीं है, हमने प्री वेडिंग शूट भी करवाया है, अभी स्क्रीन ऑन करवाती हूँ। इतना कहकर शकुंतला जैसे ही सभी मेहमानों को प्री वेडिंग शूट दिखाने के लिए एलसीडी ऑन करवाती है तो उस पर चल रहा वीडियो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ये क्या है? ये झूठ है। शकुंतला बहन, आप तो बड़ा कहती थी कि आपने दहेज नहीं मांगा, लेकिन आप तो मुंहफट निकली। अरे मुंहफट के साथ लालची भी है, दहेज की भूखी बेचारी अपनी बहू पर कितना अत्याचार किया है, इसे तो जेल होनी चाहिए, जेल। दरअसल एलसीडी पर कोई और वीडियो नहीं बल्कि शकुंतला और श्यामलाल की दहेज मांगने वाली वीडियो चलाई जाती है, जिसे देखकर सभी थू थू करने लगते हैं। और तभी वहां पुलिस आ जाती है। हमें यह खबर मिली है कि यहाँ पर लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है दहेज के लालच में। कौन है वो? कोई कुछ कहता कि तभी वहां आरती और उसकी देवरानियां आती हैं। ये दोनों हैं मेरे सास ससुर, इन्होंने किया है मुझ पर अत्याचार, गिरफ्तार कर लीजिए। ये सुनते ही श्यामलाल और शकुंतला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दोनों आरती के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगते हैं। बहू, ऐसा मत कर, अपना केस वापस ले ले, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम जेल नहीं जाना चाहते। हाँ बहू, हमें माफ कर दे, हम आगे ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं, ये वक्त माफी का नहीं बल्कि सजा का है। बहुत चुप रह ली मैं, बहुत सह चुकी, लेकिन अब नहीं। मैं अपने सास ससुर को जेल नहीं भेजना चाहती, लेकिन अपने अपराधियों को अपनी आंखों के सामने देख भी नहीं सकती। ले जाइए इंस्पेक्टर इन्हें। आरती की बात सुनकर पुलिस श्यामलाल और शकुंतला को गिरफ्तार करके ले जाती है और आरती अपनी दोनों देवरानियों के गले लगकर रोने लगती है। अगर आज आप दोनों ना होती तो शायद मेरी आगे की जिंदगी भी दुख और दर्द के साथ बीतती, लेकिन आप दोनों की वजह से आज से मेरी जिंदगी में भी खुशी आ जाएंगी। जेठानी जी, आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है, अब इन आंसुओं का मूल्य समझने वाले लोग हैं यहाँ। हाँ, ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि इस समाज के लिए भी किया है। आज इस शादी में आया हर एक इंसान समझ गया होगा कि दहेज लेने का असली परिणाम क्या होता है। इस तरह दोनों देवरानियां अपनी जेठानी के आंसू हमेशा के लिए पहुंच देती हैं, साथ ही अपनी नंद की शादी में आए सभी लोगों को सीख देती हैं और शादी भी अच्छी तरह से करवाती हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, आरती की देवरानियों ने अपने सास ससुर को जेल भिजवाकर सही किया? क्या इस समाज में आज भी दहेज को लेकर हो रहे क्राइम को रोकने के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।